Welcome student, today lecture number 13. Okay, residential status. लास्ट लेक्चर में हमने ये सम सॉल्व कर लिया था. बोर्ड पे ये मिटाया ही नहीं. मैंने बोला था मिटा के नहीं रखना. आंसर आया था 59 डेज. तो ना फर्स्ट कंडीशन फुलफिल किया ना सेकंड. तो आंसर क्या था? नॉन रेसिडेंट. अब देखो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स में लिख के दिया है कि सर आंसर कैसे लिखना है. तो मैं आपको बताता हूँ पूरा बोर्ड पे लिख के आंसर आपको कैसे लिखना है. सबसे पहले हमेशा आंसर यहाँ से स्टार्ट करो. मिस्टर टॉम इज एन इंडिविजुअल. पहला लाइन यही लिखो कि वो कौन सा पर्सन है. इंडिविजुअल है, पार्टनरशिप फर्म है, एचयूएफ है, कंपनी है. कौन से टाइप का पर्सन है. इनकम टैक्स में अलग अलग टाइप के पर्सन होते हैं. तो कौन सा पर्सन है? वो इंडिविजुअल. फिर लिखो ही शैल बी रेसिडेंट इफ ही satisfies any of the following conditions. फिर नीचे लिखो कंडीशन. पहला कंडीशन, he should be in India in the previous year for 182 days or more. और he should be in India in the previous year for 60 days or more, and he should be in India in 4 years preceding the previous year for 365 days or more. ठीक है, दोनों कंडीशन लिखा. अब क्या लिखना है? एक्सेप्शन भी लिखना है. यानी सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 पूरा लिखना है. एक्सेप्शन. अब ये वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है ये सब में, फिर भी आपको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन वो सेक्शन का पार्ट है. तो जब आप ये लिख देना कंडीशन, तो आप सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 जो है वो पूरा सेक्शन लिखना है आपको. कंडीशंस एज वेल एज एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शन में आए ना आए उससे कोई लेना देना नहीं है. नहीं आएगा एक्सेप्शन में तो भी एक्सेप्शन लिखना ही है. इफ एन इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया in the previous year for the purpose of employment outside India or as a member of Indian. Second exception, if an Indian citizen or person of Indian origin comes to India in the
previous year for a visit. हो गया? अब इसके नीचे लिखना है एक्सप्लेनेशन, मतलब देख रहे हो, फर्स्ट ये लिखना है, सेकंड कंडीशंस लिखना है, एक्सेप्शंस लिखना है, फिर ये जो कंडीशंस है इनका आपको एक्सप्लेनेशन देना है कि मिस्टर टॉम ने ये कंडीशन सेटिस्फाई किया है कि नहीं, वो एक्सप्लेनेशन में लिखना है। अब मिस्टर टॉम ने ये फर्स्ट वाला कंडीशन भी फेल हो गया, क्योंकि एज पर फर्स्ट कंडीशन इंडिया में 182 डेज का स्टे होना चाहिए प्रीवियस ईयर में, उसका प्रीवियस ईयर में स्टे कितना था, ओनली 59 डेज, तो कंडीशन 1 फेल। देखो, मिस्टर टॉम इज नॉट सेटिस्फाइंग the first condition because he was in India for 59 days in the previous year 1920। ठीक है, मैं ये मिटा रहा हूँ पर ये कंडीशन 2 चेक करेंगे। ए पार्ट 60 डेज होना चाहिए और बी पार्ट प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग 4 ईयर में 365 डेज होना चाहिए, दोनों फुलफिल होना चाहिए, एंड है ना। अब वो पार्ट ए ही फेल हो गया 59 डेज, तो बी चेक करने का जरूरत नहीं। अब ये बात लिखो एक्सप्लेनेशन में, ही इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फाइंग द second condition condition 2A because he was in India for less than 60 days। चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि अगर बी फुलफिल भी कर लिया, पास भी हो गया, तो भी सेकंड कंडीशन फेल ही मानते हैं। तो डायरेक्ट कंक्लूजन, नॉन रेसिडेंट हो गया ना, तो फाइनल आंसर आएगा मिस्टर टॉम इज नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट सम देखते हैं। तो फर्स्ट पेज के तो सारे सम्स हो गए, 1 2 3 4 5 6, ओके। 7 8 7 नहीं हुआ, 8 नहीं हुआ, 9 भी नहीं हुआ, 10 हो गया, और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, चलो एक बार रीड कर लेते हैं, फिर सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, एक पार्ट सॉल्व करेंगे। क्यों बेटा? मिस मोनिका, तो इंडिविजुअल का नाम क्या है? मिस मोनिका। इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। अ रेसिडेंट ऑफ यूएसए, फर्स्ट लाइन में क्लियर लिखते हैं रेसिडेंट ऑफ यूएसए। तो मोनिका, मिस मोनिका इज अमेरिकन सिटीजन, शी इज नॉट इंडियन सिटीजन। ये देखो एक्सेप्ट, ये जो एक्सेप्शन है उसमें क्लियर लिखा है, फर्स्ट में इंडियन सिटीजन होना चाहिए, सेकंड में इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होना चाहिए। मोनिका यूएसए सिटीजन है, अमेरिकन सिटीजन है, मतलब वो इंडियन सिटीजन नहीं है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी नहीं है। कंडीशन एक्सेप्शन 1 नहीं आती, एक्सेप्शन 2 में भी नहीं आती, दोनों एक्सेप्शन में वो नहीं आ रही। तो मैंने बताया ना लास्ट लेक्चर में, अगर इंडिविजुअल एक्सेप्शन 1 एक्सेप्शन 2 दोनों एक्सेप्शन में नहीं आता तो सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 का फर्स्ट कंडीशन अगर फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन इसको एप्लीकेबल होगा, मतलब चेक करेंगे। अगर कंडीशन 1 फेल हुआ तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, आगे क्या लिखा है? केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब अपनी लाइफ में पहली बार इंडिया आई। कब आई? 1 मई 2013। 1 मई 2013 मतलब फाइनेंशियल ईयर हो गया 13-14। तो शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, शी केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? 13-14 के पहले वो कभी इंडिया नहीं आई ना, मतलब 13-14 के पहले मतलब 12-13 11-12 ये सब ईयर्स में वो कभी इंडिया नहीं है। शी स्टेड हियर विदाउट ब्रेक फॉर 3 years, मतलब 1 मई 2013 को इंडिया आई, फिर वो इधर ही रही 3 साल तक। एंड लेफ्ट फॉर ऑस्ट्रेलिया ऑन 1 मई 2016, और 1 मई 2016 को इंडिया छोड़ के चली गई। यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 16-17 में शी लेफ्ट इंडिया, 13-14 में वो इंडिया आई, बराबर। 13-14 में इंडिया आई, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17 में वो इंडिया छोड़ के चली गई। कभी? 1 मई। शी रिटर्न टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल 2017। देखो 1 अप्रैल 2017 को वापस वो इंडिया आई, 17, and went back to USA on 1 December 2017, और 1 दिसंबर 2017 को वापस चली गई, सेम ईयर। मतलब 17-18 में वो इंडिया आई थी, 1 अप्रैल से 1 दिसंबर तक इंडिया में थी। शी वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया, अब चली गई ना 1 दिसंबर को 17 को, फिर वापस इंडिया आई। देखो शी वॉज पोस्टेड बैक टू इंडिया ऑन 20th जनवरी 2020, यानी कौन सा फाइनेंशियल ईयर? 1920। ये अपना प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में शी अगेन केम टू इंडिया ऑन विच डे? 20th जनवरी 2020, एंड इस डे ईयर, और उसके बाद से इंडिया। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। प्रीवियस ईयर 31 मार्च 2020, असेसमेंट ईयर होगा 2021। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या पता करेंगे कि मोनिका रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, पहले यही पता करेंगे। ठीक है, तो ये टेबल बनाएंगे।
करते हैं। कंडीशन 1 चेक करने के लिए 2 कॉलम, मंथ और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। अब इसमें हम लोग कंडीशन 1 में खाली प्रीवियस ईयर में 1920 में मोनिका इंडिया में कितने दिन थी वो देखना है। तो प्रीवियस ईयर 1920 में वो इंडिया में कितने दिन है वो देखते हैं। चलो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, अप्रैल 2019 से प्रीवियस ईयर स्टार्ट होगा। लेकिन वो प्रीवियस ईयर 1920 में इंडिया में आई कब थी? जनवरी में आई, 28 जनवरी को। मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इंडिया में थी ही नहीं। तो वो सारे मंथ्स यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं, जनवरी से लिखेंगे। जनवरी 2020 में वो इंडिया में थी, हाँ। 1 जनवरी से थी? नहीं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, लेकिन वो इंडिया में कब आई? 28 जनवरी को आई। तो 20 जनवरी को इंडिया में थी, तो 20 से 31 जनवरी गिनो कितना दिन होता है? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 12 days। फरवरी 2020 लीप ईयर, फरवरी आएगा तो तुरंत देखने का कि लीप ईयर है कि नहीं। 2020 है ना, उसको 4 से डिवाइड करने का, डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, एक दिन बढ़ाने का, 28 की जगह 29 दिन। तो फरवरी मंथ में वो इंडिया में थी, लिखा है ना। 20 जनवरी को इंडिया आई एंड स्टिल ईयर, उसके बाद से इंडिया में ही है, तो फरवरी मंथ पूरा इंडिया में थी, 29 डेज। मार्च पूरा, मार्च भी इंडिया में थी, 31 डेज टोटल। तो प्रीवियस ईयर में ये इंडिया में टोटल कितने दिन इंडिया में रही? 72 डेज। कंडीशन 1 फेल। कंडीशन 1 में क्या लिखा है? 182 डेज का स्टे इंडिया में होना चाहिए तो कंडीशन 1 पास माना जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में इंडिया में सिर्फ 72 डेज थी, तो कंडीशन 1 फेल हो गया। कोई बात नहीं, मोनिका ने फर्स्ट कंडीशन फेल किया ना, ये एक्सेप्शन में नहीं आती। फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो सेकंड कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन 2 ए, दो कॉलम बनेगा, नंबर ऑफ डेज। कंडीशन 2A और 2B। 2A में प्रीवियस ईयर देखेंगे, प्रीवियस ईयर का स्टे। अच्छा, कंडीशन 2A में क्या लिखा है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज का स्टे होना चाहिए या उससे ज़्यादा तो सेटिस्फाइड। तो प्रीवियस ईयर में 72 डेज थी, तो A पार्ट सेटिस्फाइड हो गया। B पार्ट चेक करो, B पार्ट में उसके प्रीवियस ईयर के पीछे के 4 साल देखेंगे, प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। ये 4 ईयर्स का स्टे देखेंगे, ठीक है। अगर ये 4 ईयर्स में उसका टोटल स्टे, टोटल 4 साल का टोटल लेंगे, 365 डेज इंडिया में अगर उसका स्टे है, ये 4 साल का टोटल स्टे या उससे ज़्यादा, तो बी पार्ट भी सेटिस्फाइड, वो फिर सेकंड कंडीशन फुलफिल माना जाए। तो पहले तो लिखो 18-19 में कितने दिन इंडिया में थी। क्वेश्चन में देखो, उसमें दिया रहेगा, या तो डायरेक्ट कैलकुलेट करके दिया रहेगा या तो इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो आपको डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पता करो 18-19 में वो इंडिया में थी क्या? 13-14 में इंडिया आई, 16-17 तक इंडिया में थी, बराबर। 17-18 में भी इंडिया में थी, फिर उसके बाद 19-20 में इंडिया में थी। मतलब 18-19 में वो इंडिया में नहीं थी, 17-18 में इंडिया में थी, हाँ। 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर कैलकुलेट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 17-18 अप्रैल में आ गई थी ना, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30। दिसंबर में 1 दिसंबर को चली गई, तो दिसंबर का एक ही दिन रह गया, तो कितना होता है?
दिन में इंडिया में थी, फर्स्ट मई को छोड़ के गई ना, तो अप्रैल का 30 दिन और मई का 1 दिन, 31 डेज। 15-16 पूरे साल इंडिया में, 15-16 वाज अ लीप ईयर, पूरे साल इंडिया में थी, मतलब 360 टोटल करो ये 4 साल। मतलब ये 4 साल में टोटल इंडिया में कितने दिन थी वो? 642 डेज। तो मतलब कंडीशन ए सेटिस्फाइड, बी ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो सेकंड कंडीशन का ए और बी दोनों पार्ट सेटिस्फाई किया ना, तो सेकंड कंडीशन फुलफिल किया। शी इज रेसिडेंट, मोनिका इज रेसिडेंट। अब वो रेसिडेंट है, क्या पता करना है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, टिल देन